हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। बच्चों, प्रोटीन्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, दैट इज प्रोटियोज, और इसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, समथिंग विच इज़ ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, दैट इज़ द प्रोट्यूज। इसके हमें सोर्सेज भी मालूम है क्या होते हैं: मिल्क, चीज़, pulses, fish, and meat. These all are the sources of protein. Why do we need this? These are required for growth and maintenance of body. क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है इसकी। दिस इज़ अ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस। आपको पता ही है, प्रोटीन हमारे डीएनए और आरएनए में होता है, एंड इट हेल्प्स इन डी कोडिंग ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशंस इन द बॉडी। सो दिस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अभी देखो, अल्फा अमाइनो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट देर इज एन अमाइनो ग्रुप एट अल्फा पोजिशन। अब आप समझ गए होंगे अल्फा पोजिशन किसको बोलते हैं। दूसरी चीज़, एसिड का मतलब इट हैज़ गॉट COOH ग्रुप ऑल्सो। सो अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है और दूसरे टर्मिनल के ऊपर C डबल बॉन्ड O यानी H यानी कि एसिडिक ग्रुप बना हुआ है, राइट। अब देखोगे आप तो सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स नहीं होते, हमारे पास बीटा भी होता है, गामा भी होता है, डेल्टा भी होता है। इस तरह से बहुत सारे पॉलीमर्स हमें मिलते हैं इन अमाइनो एसिड्स के। लेकिन हम प्रोटीन किसको बोलते हैं? प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, राइट। प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड के ही पॉलीमर होते हैं, जबकि हमारे पास बीटा, डेल्टा, गामा कई तरह के आपको मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बीटा, डेल्टा, गामा? दैट अमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन, gamma carbon, or the delta carbon, right? So how do we identify these? It is our CH NH2 C double bond OOH. Now this is what? This is the carbon chain, alkyl group. This is the alpha carbon जिसके ऊपर अमाइन लगा हुआ है, और उसके बाद आप देखोगे दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो दिस इज व्हाट इज द अल्फा अमाइनो एसिड्स। और इन्हें शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो अल्फा कैपिटल ए लिखा जा सकता है, अमाइनो एसिड्स, राइट। अभी अमाइनो एसिड नेचुरल भी हो सकते हैं, एंड मोस्टली जितने भी नेचुरल होते हैं अमाइनो एसिड्स, दे आर एल अमाइनो एसिड्स। अब एल अमाइनो एसिड्स आपको पता होना चाहिए। हाउ डू वी डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ DNL? सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप होगा या अमाइन ग्रुप होगा, दैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, उसे हम बोलेंगे एल। नाउ अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल देखें तो इट इज़ लाइक HCOOH। लेट अस टेक द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन की चेन है, ठीक है, NH2 on the alpha carbon, and this is the R. What is this R? This amino acid के साथ अटैच्ड जो अल्काइल ग्रुप होता है, this is known as residue of amino acids. This is called as residue of amino acid. You can see what is the structure of this carbon जिसके साथ amine group और acid group connected है. It is the sp3 and the geometry is tetrahedral, right? अब ये जो residue है of amino acid, this can give us, according to the number of the carbon atom, this gives us various amino acids. कौन से वाले? अल्फा अमाइनो एसिड्स,
इट इज़ द नंबर ऑफ द कार्बन एटम दैट डिफर इन अ अल्फा अमाइनो एसिड. कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली उसके डिफरेंट नाम हो जाएंगे. हमें नाम याद नहीं करने हैं सारे, डोंट वरी अबाउट इट. आप पॉज करके नोट कर लें. चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यू होगी आर की और उस अमाइनो एसिड का क्या नाम होगा, उसका हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं और उसके लिए कोड क्या यूज़ करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द वेरियस अल्फा अमाइनो एसिड्स. अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आर नेम इज गोइंग टू चेंज. सबसे पहला है आर की जगह अगर हम सिंपल एच लगा दें, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन. सिंबल यूज़ करते हैं हम इसका ग्लाई एंड कोड इज सी जी. तो देखो H COOH and NH2. दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन. आज H की जगह अगर आप CH3 कर देंगे, सो इट विल बिकम एलानीन and the name written as ALA and with code A. Then if you use isopropyl, H की जगह isopropyl लग जाए, we called it as valenine. So इस तरीके से हम इनके डिफरेंट नाम याद करते हैं. हमें सिर्फ इसलिए याद रखने हैं ये कुछ क्योंकि बहुत कॉमनली यूज्ड अमाइनो एसिड्स हैं. इसमें भी सारे नहीं याद करने, बट वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि यहाँ आइसोप्रोपाइल लगा है या यहाँ पे आइसोब्यूटाइल लगा है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा. लुक एट इट. आइसोब्यूटाइल आ गया, इसका नाम है ल्यूसीन. नेम रिटन एज LEU एंड कोड यूजेस आई. इफ़ यू हैव, चलिए हम इसमें नीचे लिख लेते हैं. दिस इज़ दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी ये है क्या. दिस इज़ दी आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल. आई होप मिथाइल आप समझ जाएंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल. CH3 CH2 CH3. सेकेंडरी ब्यूटाइल. इसमें अगर लगाते हैं तो वी कॉल्ड इट एज आइसोल्यूसिन एंड वर्ड इज ILE एंड कोड हम लिखते हैं I. आइसोल्यूसिन. सिमिलरली अगर हम एक अमाइन ही लगा दें, प्राइमरी अमाइन विथ 4 कार्बन एटम्स, ठीक, ब्यूटाइल अमाइन अगर आप लगाते हैं, इट बिकम्स लाइसिन, LYS and the written is as K. Code is K. Similarly हम यूज़ करते हैं, let us take, if you write as प्रोपेनोइक एसिड, सो ये बन जाता है क्या, ग्लूटामिक एसिड. ये आपके लिए याद करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और आपने रिएक्शंस में किया भी है. ग्लूटामिक एसिड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH CH2 and then NH2 COOH. This is the glutamic acid. तो आपको ग्लूटामिक एसिड याद रखना है. दोनों टर्शरी पोजीशन, टर्मिनल पोजीशंस पे एसिड और सेकेंड कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे अमाइन ग्रुप, एंड द कोड रिटन इज E. सिमिलरली इफ वी यूज थायो एल्कोहल, OH की जगह आपने SH लगाया है, सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टीन, written as CS and capital C. Similarly, if you use phenylalanine, CH2, this is known as phenylalanine and we use code as F. और ये मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, इन कॉटेज चीज़ और पनीर. Right? And the last one is POH C6H4 CH2. This is the tyrosine, TYR capital Y. Tyrosine is usually tyrosine is found in cottage cheese, not the phenylalanine. लेकिन आपको ये सारे नहीं याद करने हैं. देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है. फिनाइल एनालिन को आप याद रखेंगे,
टायरोसिन को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड को ध्यान में रखिए, कॉमन है, ज़्यादा यूज होता है। एंड लाइसिन को याद रखेंगे, राइट। फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन, इनके कोड आपको याद रखने हैं KEFNY, क्योंकि अपने नाम से अलग है। KEFNY, राइट, KEFNY। और लास्ट आपको जो ध्यान में रखना है दैट इज द ग्लाइसिन, बहुत ही कॉमन है और आसान है याद करने के लिए, ठीक है। क्यों याद रखना है इस वाला एलिमेंट को, खासतौर पे अमीनो एसिड को? बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड, अकेला है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और आपको मालूम है कि क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन जो है इट इज़ ए कायरल। क्यों ए कायरल है? लुक एट इट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं। जब 2 एटम्स एक सिमिलर कनेक्टेड होते हैं तो कार्बन एटम ए कायरल हो जाता है, ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। सो आप पॉज करके इसको नोट कर लें। डी एंड एल का नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है। डी एंड एल कब होता है? एल कब होगा? व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर हैज OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। और एल का नॉमेनक्लेचर क्या है? व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन हैज OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो आपको याद रखना है कि इसको डी कहते हैं और इसको एल कहते हैं। अमाइनो एसिड्स में क्या होगा? यूजुअली हम DL एंड नॉमेनक्लेचर यही करते हैं। इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अब वहाँ पे तो OH ग्रुप है नहीं, फिर क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपको याद रखना है इफ़ NH2 ऑन अल्फा कार्बन is on right hand side, so it is D, and if amino group on alpha carbon is on left hand side is L, nomenclature, correct। जैसे सिंपल ग्लाइसिन को ही देखें हम लोग, आप ग्लाइसिन को ले लो या एलानिन को ले लो, देखिए क्या होगा, COOH, चलिए यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ भी H ले लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट इट, दिस इज NH2 ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज इन केस ऑफ ग्लाइसिन, तो राइट हैंड साइड पे है तो इट विल बी डी ग्लाइसिन। एंड इफ COOH NH2 H and H, so it is called as L glycine. Why so? Because NH2 is on the left hand side. Similarly आप in case of alanine भी देख सकते हैं। alanine में क्या किया हमने? We have NH2 and we have CH3 group, so this is D-alanine। कोड क्या यूज़ करते हैं हम लोग? A। सिंबल क्या यूज़ करते हैं? CALA। COOH में H लिया, NH2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज द डेल यानी L-alanine। इसमें राइट हैंड साइड पे है तो वी विल राइट एस D, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अभी तो हमने सिर्फ D एंड L की बात की, अल्फा अमाइनो एसिड की बात की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला बेस क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? क्या ये अमाइनो एसिड हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। हम लोग 2 तरीके से जानते हैं इसको। वन इज कॉल्ड एज असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड अनदर वन इज नॉन असेंशियल। अब देखो ऐसा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज़ हमारे पास होती है ना हम उसकी कीमत नहीं समझते, ठीक है। सो नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? ये वो हैं विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। और आप ये भी कह सकते हो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें होती हैं
हमारे लिए वो नॉन एसेंशियल होती हैं क्योंकि वो इंडिया में बनती हैं, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है. सो दीज आर द एसेंशियल वंस जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन सकते. सो विच कैन नॉट बी synthesized in our body, उसे हम बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स. ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? दिस आर कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन, जो हम लोग मोस्टली देखेंगे, फिनाइल एनालिन, फिनाइल एलानिन. These are the amino acids which cannot be synthesized in our body. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक यू हैव वैलानिन, ल्यूसिन, देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट, आइसोल्यूसिन. ये सारे के सारे जो हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. लाइसिन, मीथियोनिन. These are the amino acids which cannot be synthesized in our body, right? So अगर आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जिनके ऊपर भी स्टार मार्क देखेंगे, एस्टरेशन स्टार देखेंगे, these are all the essential amino acids, यानी वो जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते. हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, मीथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन. इसके अलावा आप देखोगे ल्यूसिन एंड वैलिन. दीज ऑल आर द अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी जनरेटेड इन आवर बॉडी, राइट? और इन्हीं को हम बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड. और इनको ही लेने के लिए हम लोग अक्सर नॉनवेज की तरफ भागते हैं, बिकॉज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज ऑब्वियसली द एनिमल प्रोटीन. बट नो डाउट, हैविंग सेड दैट, हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लांट प्रोटीन से नहीं मिलते. आपको पल्सेस में, मिल्क में, चीज़ में ये सब चीज़ें मिलती हैं, राइट? सो आप पॉज करके इसको नोट कर लें. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर का मतलब होता है क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है. इट कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक और कैन बी न्यूट्रल. और सोच रहे ऐसा कैसे? बच्चों, इसमें एक अमाइन ग्रुप लगा है और एक एसिड ग्रुप लगा है, राइट? RCOOH, NH2 एंड H, करेक्ट? अब ये क्या है? लेट अस से दिस इज एन X ग्रुप एंड लेट अस मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं Y ग्रुप, ठीक? अगर तो अल्काइल ग्रुप के अंदर इन एसिडिक कब होगा? जब एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. सो वी से इफ instead of R contain COOH group, then obviously it will be acidic nature. जैसे अगर आप ध्यान दोगे ग्लूटामिक एसिड को देखो, ग्लूटामिक एसिड में हमने टर्मिनल पोजीशन पे 2 COOH लगाए थे और एक अमाइन ग्रुप है. अगर स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है तो लेट मी जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर. तो लुक एट इट. ग्लूटामिक एसिड के अंदर हमने एक C डबल बॉन्ड OH CH2 अटैच किया है. कहाँ अटैच किया है? अलॉन्ग विद द अल्फा कार्बन. अब यहाँ पे आप CH2 एक CH और लगाएंगे, NH2 लिखेंगे या नीचे एंड देन COOH. सो एक टर्मिनल इधर, एक इधर, तो 2 जगह OH लग गया. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूटामाइन में क्या हो रहा है? NH2 ऐड किया है आपने. यहाँ भी NH2 और एक COH, तो 2 NH2 आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप विल बी मोर, तो ये एसिडिक की जगह बेसिक हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो ग्लूटामिक एसिड में क्या था? COOH, CH2 और ये था हमारा अल्फा कार्बन, जहाँ एक NH2 लगा है और फिर COOH लगा है. सो नाउ लुक एट इट. यहाँ 2 COOH ग्रुप लगे. सिंस द नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज मोर देन number of NH2 group, so it is acidic. Similarly, ग्लूटामिक एसिड के साथ साथ हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल होता है अस्पार्टिक एसिड. वो भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट अब आपके पास आता है बेसिक. इफ NH2 ग्रुप इज मोर देन COOH,
it will be basic in nature. तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं y is more than x. यहाँ क्या था, x more than y, acidic group more than y, x and y. तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, पहली एग्जाम्पल है लाइसिन. लाइसिन में क्या डाला था हमने, ब्यूटाइल अमाइन, CH2 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 CH2. ये अटैच किया था किसके, कार्बन, अल्फा कार्बन से. तो लुक एट इट, एक अमाइन ग्रुप यानी 2 अमाइन ग्रुप हो गए मेरे पास, और एक COH. सो इट इज़ बेसिक इन नेचर. करेक्ट. सिमिलरली एग्जाम्पल है आपके पास आर्जिनिन. राइट. देखो अस्पार्टिक एसिड में क्या किया था, इसमें आपके पास एक CH2 ग्रुप होता है अल्फा कार्बन के साथ कनेक्टेड. ठीक है. अगेन लुक एट इट, देयर इज मोर ऑफ द एसिड. आर्जिनिन में देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन एक मिल रहा है आपको. नाउ दिस इज द अल्फा कार्बन, उसके साथ एक अमाइन यहाँ कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड, एक ये कनेक्टेड. लुक एट इट, इज हाईली बेसिक इन नेचर. आर्जिनिन हाईली बेसिक इन नेचर क्योंकि एक ही एसिड है ना. तीसरा आता है आपके पास न्यूट्रल. न्यूट्रल क्या होगा, इफ इक्वल नंबर्स ऑफ NH2 and COOH group are there. इसका मतलब वी कैन से x इज इक्वल टू वाई. करेक्ट. उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल. एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे एग्जाम्पल आसान है ग्लाइसिन. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर H NH2 COOH. लुक एट इट, इट हैज़ गॉट सेम द नंबर ऑफ अमाइन एंड एसिड ग्रुप. दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो वैलेनिन का, एलानिन का. एलानिन में क्या था, H की जगह हम क्या लगाते थे, CH3. तो दिस इज CH3CH NH2 COOH. तो एक एसिड एक बेस, इट इज अगेन न्यूट्रल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So we have, on the basis of nature of the alpha amino acids, it can be acidic, it can be basic. तो दो तरीके से हम इनको जस्टिफाई क्लासीफाई करते हैं. पहला अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज़ एन असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉट असेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. राइट. आप इसको पॉज करके नोट कर लें. So now let's quickly look at the properties. What are the properties of alpha amino acids? सबसे पहली चीज, alpha amino acids are water soluble. क्यों होंगे ये आपको अच्छे से पता है. एसिड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो देखो COOH NH2 H एंड R. सो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है दैट कैन फॉर्म एन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म एन हाइड्रोजन बॉन्ड. करेक्ट. सो इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल होंगे. नेक्स्ट इसका है कि ये कलरलेस होते हैं अमाइनो एसिड्स. नंबर 3 दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. नंबर 4 दे आर दी सॉलिड. लेकिन कैसे सॉलिड, क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. ठीक है. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों बनते हैं, ये ड्यू टू ज्विटर आयन. आई होप आप ज्विटर आयन याद होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन. राइट. अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये यूजुअली कलरलेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका क्यों मिलता है हमें. C डबल बॉन्ड OH HR एंड NH2. ध्यान से देखना, एक बेस है एक एसिड है, आपस में ही न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है इनकी, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक सॉल्ट. और क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी इनकी आपस में सॉल्ट की, सो दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है.
अब ज्विटर आयन फॉर्मेशन में आप देखोगे पहली बात तो ज्विटर आयन हमेशा कहाँ बनता है, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, सीट ये पॉइंट याद रखिएगा, आयन बनता है, ठीक है, आयन हमेशा आपको एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेगा। अब क्या है ज्विटर आयन, इसका हाइड्रोजन निकलेगा और इसके पास पहुंच जाएगा, देखो HCr, इसने अपना एक हाइड्रोजन लूज किया बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर, अमोनिया बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर विल टेक दी हाइड्रोजन आयन, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, सो दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ठीक है जी, अभी जो ज्विटर आयन होता है वो एक न्यूट्रल आयन होता है, क्योंकि हमें पता है ये शिफ्टिंग होती रहेगी, सो वी कैन से दैट ज्विटर आयन इज द न्यूट्रल आयन। ठीक है, क्योंकि उसके पास प्लस का साइन भी है विच इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, प्लस साइन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। ज्विटर आयन को ही हम लोग डाईपोलर आयन भी कहते हैं, कहीं आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो ज्विटर आयन होता है इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि उसके पास एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है, सो इट कैन रिएक्ट विद acid and it can react with base as well, करेक्ट। क्यों, अब ये भी ध्यान रखिए, आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये आ गया हाइड्रोजन और ये है आपके पास NH3 प्लस। नाउ ये कैसा है, दिस इज अ बेस क्योंकि ये H पॉजिटिव को अब दे सकता है, पहले बेस था, ठीक है, H पॉजिटिव को ले रहा था, अभी ये कैसा है, दिस इज एन एसिड विच इज गोइंग टू बी अ प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर कौन होता है, एसिडिक ग्रुप, इट इज अ प्रोटोन डोनर, सो इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द अमाइनो एसिड। और ये देखो OH नेगेटिव है, इट इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, इसको एक प्रोटोन चाहिए, इट इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, सो इट इज द कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, C डबल बॉन्ड OH का, राइट। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, लेट अस टेक ऑफ ग्लाइसिन, सबसे आसान है ग्लाइसिन को समझना, इसलिए हम ग्लाइसिन ले लेते हैं। वी हैव कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक COOH ग्रुप और एक आपके पास क्या है NH2, राइट, और ये है हाइड्रोजन। अब हमें पता है दिस कार्बन इज व्हाट, ये डेफिनेटली इज ए कायरल कार्बन। ए कायरल कार्बन क्यों है या नॉन कायरल कार्बन क्यों है, क्योंकि दो हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। सो अगर हम प्रॉपर्टीज़ में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स होंगे दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ग्लाइसिन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि इट हैज़ गॉट सेम ग्रुप एट सेम कार्बन एटम, ठीक है, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पॉज करके आप नोट कर लें। सो ज़रा ज्विटर आयन को एक बार फिर से देखते हैं, RCCOO नेगेटिव, H एंड NH3 प्लस, थोड़ा सा डिफरेंस कर लिया सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। दिस इज द ज्विटर आयन, न्यूट्रल आयन और डाइपोल आयन, डाइपोलर आयन। अगर हम इसको किसी एसिडिक मीडियम में डाल दें, ठीक, H पॉजिटिव में, दिस इज द एसिडिक मीडियम, सो व्हाट डू यू थिंक, ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, सो इट विल बिकम एसिडिक। देखो तो ये क्या बन जाएगा, RCCOOH, H एंड NH3 पॉजिटिव। ध्यान से देखो अभी भी ये प्रोटोन डोनर है ना, ये भी H पॉजिटिव डोनर, ये भी H पॉजिटिव डोनर। सो अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो pH कैसा हो जाएगा इसका, ये लेस देन 7 बन जाएगा, बिकॉज इन एसिडिक मीडियम इट विल बी अ प्रोटोन डोनर, है ना। सिमिलरली चला दूसरा देखें, अगर इसको हम डाल देते हैं लेट अस से इन अ बेसिक मीडियम, जहाँ OH नेगेटिव ज़्यादा है, इन बेसिक मीडियम, राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें पता है OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव इसके वाले H पॉजिटिव को लेके जाएगा, यानी कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एसिटेट आयन
and NH2 will be there. राइट अब यहाँ देखेंगे अगर तो pH कैसा हो जाएगा, मोर देन 7. इन बेसिक मीडियम ये कैसा हो जाएगा, प्रोटोन एक्सेप्टर. क्योंकि ये प्रोटोन लेगा, ये भी प्रोटोन लेगा क्योंकि बेस है, सो दे आर गोइंग टू बी प्रोटोन एक्सेप्टर. तो इस केस के अंदर जो pH होगा दैट इज मोर देन 7. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे pH ज्विटर आयन का 7 है, इसीलिए ये न्यूट्रल है. इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल आयन. इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं. लेट अस टेक सम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोड रही, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी इलेक्ट्रोड विद नेगेटिव टर्मिनल. करेक्ट. अब यहाँ पे जो मीडियम है इस सॉल्यूशन का वो क्या है, मोर देन 7 है. बेसिक मीडियम है क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप पड़ा है, COO नेगेटिव आएगा और साथ में अमाइन है. इट इज़ मोर देन 7 ग्रुप है. इस केस में क्या होगा, आपके पास C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट आयन जिसे हम कह रहे हैं, इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड. क्यों, क्योंकि इसका pH है 7, तो कार्बोक्सिलेट आयन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट. ठीक है. So this Zwitter ion causes the electrical conductivity. This causes the electric conductor. अगर एक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका pH मोर देन 7 होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल डाला है, आपका सॉल्यूशन डाला है, इसका pH है बच्चों लेस देन 7, एसिडिक मीडियम है. एज अ रिजल्ट आपके जो अमोनियम आयन है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, अमोनियम आयन इन द ज़्विटर आयन, ठीक है, विल मूव टूवर्ड्स कैथोड. करेक्ट, विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. और मोस्टली ये बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट अमोनियम आयन इलेक्ट्रिक कंटेनर के, कंडक्टर नहीं कंटेनर, इन इलेक्ट्रिक कंटेनर अमोनियम आयन किस तरफ मूव करेंगे. तो आपको याद रखना है कि अमोनियम आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिल ग्रुप विल मूव टुवर्ड्स एनोड. ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. अब देखो ज़्विटर आयन के केस में क्या हो रहा है. ज़्विटर आयन में हमने देखा है pH न्यूट्रल है. अगर pH न्यूट्रल है इसका मतलब it will not move on either side of electric container or any kind of electrode, वहाँ मूव नहीं करेगा. so called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये भी 1 मार्कर में आता है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच ज़्विटर आयन डू नॉट मूव टू कैथोड और एनोड इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. क्यों नहीं मूव करेगा, बिकॉज Ka विल बी इक्वल टू Kb. ठीक है, बिकॉज Ka इज इक्वल टू Kb. बट ये ज़रूरी नहीं, अगर Ka इक्वल टू Kb हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है, नॉट एसेंशियली दैट pH विल बी इक्वल टू 7. pH कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर Ka इक्वल टू Kb हो जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, Ka अगर इक्वल टू Kb हो जाए उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे, बिकॉज ज़्विटर आयन विल नॉट मूव टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज कैथोड. लेकिन मतलब ये नहीं कि उसका pH हमेशा 7 ही होगा. ठीक है, अगर बराबर होंगे तो pH नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन मीडियम में pH ज़रूरी नहीं कि 7 ही हो, कैन बी एनीथिंग. ठीक है, सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझ लें. आइसोइलेक्ट्रिक
point, also denoted as Pi, is a pH at which net charge of protein is 0. ठीक है. And how do we find it? P at isoelectric is P at isoelectric point is जैसे PA PK लिखते हैं ना, ऐसे ही PI is equal to PK1 plus PK2 divided by नंबर 2. यानी दोनों आयंस का, दोनों मीडियम्स का आपको PK1 एंड PK2 गिवन होगा, यानी एसिड और बेस का गिवन होगा. ठीक है. और उसके मीन को हम आइसोइलेक्ट्रिक P बोलेंगे. ठीक है. सो Pi इज pH एट विच द चार्ज ऑफ प्रोटीन इज 0 एंड कैलकुलेशन का मैं फॉर्मूला क्या है, PK1 प्लस PK2 अपॉन 2. इसको ध्यान से आप लिख लीजिए. ठीक है जी. और हमें ये अच्छे से पता है कि एक अमाइनो एसिड, एन अमाइनो एसिड नेवर, ध्यान रखिएगा, नेवर exists in an uncharged form. अमाइनो एसिड हमेशा चार्ज ही होते हैं, कभी भी अनचार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. राइट. पॉज करके नोट कर ले. And we know that zwitter ion is an amphoteric ion which cannot move to, which do not move to cathode or anode on electrolysis, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं. तो चलिए ज़रा एक बार हम लोग Pi कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ एलानिन. आपको गिवन होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको PK1 गिवन है, लेट अस से ऑफ 2.34 एंड PK2 इज गिवन 9.64. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फाइनल Pi, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH क्या होगा. तो आप क्या लिखेंगे, Pi is equal to PK1 plus PK2 divided by 2. So 2.34 plus 9.64, सिंपल सा न्यूमेरिकल आना है इसमें. It is 8, 9 and 11. 11.98 divided by 2, which comes out to be 5.99. So the isoelectric point for alanine is equal to 5.99, यानी वहाँ पे pH ज़रूरी नहीं कि 7 ही हो. क्लियर होगी बात. इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेप्टाइड्स के ऊपर. पेप्टाइड्स क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. So till then, take care and keep studying.